हेलो स्टूडेंट्स। आज हम समाज शास्त्र के एक नए चैप्टर ग्रामीण समाज में विकास और परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी ने कहा था कि भारत गांव में बसता है और ये सच है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो 65% से ज़्यादा लोग गांव में ही बसते हैं। यहाँ पर कृषि ही जीविका का मुख्य साधन है, मुख्य व्यवसाय हम कहेंगे कृषि ही है या उससे संबंधित व्यवसाय हैं। साथ ही कृषि और संस्कृति का भी हम देखते हैं कि बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। हमारी बहुत सी सांस्कृतिक रस्में हैं जिनका जो पृष्ठभूमि है वो कृषि ही होती है। साथ ही हम देखते हैं जो ग्रामीण समाज है वो एक बहुत ही सरल समाज है। यहाँ पर लोग ज़्यादातर प्रकृति के समीप रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। साथ ही यहाँ पे संयुक्त परिवार ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर जो अ, ये जो गांव है, जाति व्यवस्था यहाँ पर पाई जाती है। तो कई व्यवसाय ऐसे होते हैं जो इस जाति व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। तो आज हम इस ग्रामीण समाज के बारे में पढ़ेंगे और उसमें पिछले कुछ दशकों में क्या विकास और परिवर्तन आया है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ग्रामीण समाज की विशेषता। भारतीय समाज, जैसा कि हम जानते हैं, मुख्य रूप से ग्रामीण समाज है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 60% से ज़्यादा लोग अभी भी गांव में रह रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में हम देख रहे हैं कि नगरीकरण बढ़ रहा है, यानी अ, पलायन हो रहा है गांव से शहर की तरफ। पर फिर भी अभी ज़्यादातर लोग गांव में ही बसते हैं। और गांव में जो जीविका का स्रोत है वो मुख्य रूप से कृषि है या उससे संबंधित व्यवसाय है। कृषि के अलावा भी गांव के लोग अन्य प्रकार के रोजगार में लगे हैं, जैसे कुम्हार, जुलाहे, लोहार, सुनार, पशुपालन, डेयरी उत्पाद इत्यादि। कृषि का संबंध जो है संस्कृति से भी बहुत है। जैसे भारत में अगर हम देखें तो जो कई त्योहार जो मनाए जाते हैं, जैसे तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, पंजाब में बैसाखी और कर्नाटक में उगाड़ी, ये सब जो है मुख्य रूप से फसल काटने के समय मनाए जाने वाले त्योहार हैं। कृषि संरचना। ग्रामीण समाज में अगर हम देखें तो भूमि ही जीविका का साधन और संपत्ति है। भूमि रखना ही जो है वो ग्रामीण वर्ग संरचना को आकार देता है, क्योंकि भूमि ही उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। पर हम देखते हैं कि 40 से 50% परिवारों के पास भूमि होती ही नहीं है। उत्तराधिकारी नियमों के कारण महिलाएं भी जमीन की मालिक नहीं होती हैं। तो इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में एक या दो जाति के लोग भूमि रखते हैं, जिन्हें भूस्वामी कहते हैं। और इनकी संख्या गांव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीनिवास, जो कि एक समाजशास्त्री थे, उन्होंने इनको प्रबल जाति का नाम दिया है। जो प्रबल जाति होती थी वो राजनीतिक व आर्थिक रूप से शक्तिशाली होती है और लोगों के ऊपर प्रभुत्व बनाए रखती हैं। जैसे पंजाब में जाट और सिख, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, आंध्र प्रदेश में कम्मास और रेड्डी, कर्नाटक में लिंगायत और बिहार में भूमियार और यादव। अधिकतर किसान या भूमिहीन लोग निम्न जाति समूह से होते हैं और वे अक्सर या ज़्यादातर प्रबल जाति के लोगों के यहाँ मजदूरी करते हैं। उत्तरी भारत में हमने देखा है कि कई जगह अभी भी बेगार और मुफ्त जो मजदूरी का प्रचलन है। संस्थानों की कमी और भूस्वामियों की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभाव के कारण बहुत से गरीब कामगार जो हैं वो सदियों या पीढ़ियों से उनके यहाँ बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं। गुजरात में इस प्रथा को हलपति और कर्नाटक में जीता कहते हैं। औपनिवेशिक काल में भूमि सुधार के क्या परिणाम थे? जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, भारत में ऐतिहासिक कारणों से कुछ समूह प्रभुत्व में रहे हैं और उनमें से एक ऐसा समूह था जमींदारों का। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस स्थानीय जमींदारों को ही उनको इम्पोर्टेंस दी और उन्हीं के द्वारा ही काम अपना चलाया।
उनको संपत्ति के अधिकार दे दिए गए, यानी जमींदारों को संपत्ति के अधिकार दिए गए। अंग्रेज सरकार ने नई राजस्व नीति लागू की, जिसके वजह से कृषि भूमि पर टैक्स बढ़ा दिया गया और ये जमींदार जो थे उनको कहा गया कि टैक्स किसानों से इकट्ठा करके सरकार को देना है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जमींदार जो थे वो किसानों से टैक्स के रूप में जितनी ज़्यादा उपज और पैसा ले सकते थे ले लेते थे और इसकी वजह से हमने देखा कि उस समय किसानों का शोषण होने लगा और उसकी वजह से कृषि उत्पादन भी कम होने लगा। तो उस समय दो तरह की व्यवस्था चल रही थी भारत में, एक तो थी जमींदारी व्यवस्था और एक रैयतवाड़ी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था में हम देखें तो अंग्रेजी सरकारों ने जमींदारों को भूमि के अधिकार दे दिए थे। ये जमींदार किसानों से कर इकट्ठा करके अंग्रेजी सरकार को सौंप देते थे और इस प्रणाली के तहत सरकार और किसान के बीच सीधा संबंध नहीं था। इसमें जमींदारी भूमि का स्वामी था और जमींदार के माध्यम से ही भूमि का कर लेके सरकार को दिया जाता था। दूसरा था रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का अर्थ है कृषक। इस व्यवस्था में भूमि का कर किसान के द्वारा सीधा अंग्रेजी सरकार को जाता था और इस व्यवस्था में जमींदार को बीच से हटाया गया था। इसकी वजह से टैक्स का भार जो है वो किसानों पर कम होता था और इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में अधिक उत्पादन हुआ और वह संपन्न हुए। स्वतंत्र भारत में देखें क्या बदलाव आया और क्या कदम उठाए गए भूमि सुधार के। स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री नेहरू और उनके नीति सलाहकार 1950 से 70 तक भूमि सुधार कानून की एक श्रृंखला लेकर आए। भूमि सुधार उपज बढ़ाने के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी हटाना और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए भी आवश्यक थे। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर परिवर्तन काफी किए गए और इनमें जो सबसे प्रमुख थे उसमें सबसे पहले ये था कि जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि बिचौलियों की जो फौज जो कि सरकार और किसानों के बीच थी वो खत्म हो गई। साथ ही जमींदारों की आर्थिक व राजनीतिक शक्तियां भी कम हो गई। दूसरा था पट्टेदारी व्यवस्था को नियंत्रण किया गया, पर पट्टेदारी व्यवस्था जो ये नियंत्रण किया गया केवल केरला और बंगाल तक ही सीमित थी। तीसरा, भूमि की हदबंदी नियम को लाया गया। इसमें क्या हुआ कि एक विशिष्ट परिवार के लिए जमीन रखने की उच्चतम सीमा तय कर दी गई और ये राज्यों का कार्य था कि अतिरिक्त भूमि जो हदबंदी सीमा से ज्यादा थी उसमें जो अधिग्रहित करके भूमि को और भूमि इन किसानों में विभाजित करें, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति। पर क्या हुआ कि इससे भी बचाव के कई रास्ते निकाले गए। भूस्वामियों ने क्या किया, अपनी भूमि रिश्तेदारों और आत्मीय लोगों के बीच विभाजित की ताकि वो सीमा से कम रहे, परंतु वास्तव में भूमि पर अधिकार भूस्वामियों का ही रहा और इस प्रथा को बेनामी कहा गया, बेनामी बदल कहा गया। भारत में हरित क्रांति, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये 1960 से 70 के दशक के बीच में आई थी, जो कि कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था। इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी आई और उन्हें सहायता दी ताकि कृषि की उत्पादकता बढ़े। एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये एक आधुनिकीकरण का की क्रांति थी, कृषि को आधुनिक करना, और इसके तहत सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अच्छे बीज, कीटनाशक, खाद, सिंचाई आदि तकनीक किसानों को उपलब्ध कराई गई। इसकी वजह से देश में फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हुई। विशेषकर कुछ अनाज जैसे गेहूं, बाजरा, धान, मक्का तथा ज्वार के उत्पादन में तो बहुत ही ज्यादा वृद्धि हुई। हरित क्रांति के फलस्वरूप खेती के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन हुआ और खेती व्यावसायिक दृष्टि से की जाने लगी और साथ ही कृषि तथा उद्योग के परस्पर संबंध को और भी मजबूत इसने बना दिया। परंतु साथ ही कुछ इसकी समस्याएं भी थी। सबसे पहले क्षेत्रीय असंतुलन।
हरित क्रांति से कुछ राज्यों को तो बहुत अधिक लाभ हुआ, जैसे पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। परंतु कुछ क्षेत्र थे जैसे बिहार, वहाँ पे इसका फायदा या लाभ ज़्यादा नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्षेत्रीय असंतुलन बन गया। हरित क्रांति का प्रभाव कुछ फसलों पर बहुत ज़्यादा रहा, जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, यानी उन तक ही ज़्यादा सीमित रहा। साथ ही इसने पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा दिया। अधिक उपजाऊ किस्म के बीज, सिंचाई, कृषि यंत्रों के लिए भारी मात्रा में निवेश करना पड़ता है, और भारी निवेश करना छोटे तथा मध्यम श्रेणी के किसानों की क्षमता से बाहर था। तो इसकी वजह से जो अमीर किसान थे, जिनके पास ज़्यादा पैसा था, वो इसमें ज़्यादा निवेश कर पाए। और हरित क्रांति का इसका अंतिम परिणाम विभेदीकरण की प्रक्रिया भी थी, जिसमें धनी किसान अधिक धनी हो गए और निर्धन किसान पहले से भी गरीब हो गए। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में क्या परिवर्तन हुए? स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक प्रभावशाली रूपांतरण हुए। इसका कारण हरित क्रांति भी था। कृषि का व्यापारीकरण होने लगा, जिसकी वजह से मुद्रा का बहाव गांव की ओर बढ़ा तथा व्यापार व रोजगार भी बढ़ा। यह प्रक्रिया हम देखें तो औपनिवेशिक काल से महाराष्ट्र में शुरू हो गई थी, जहां कपास की खेती बाड़ी हो रही थी। राज्यों ने स्वतंत्रता के बाद सिंचाई, सड़कों तथा सरकारी संरचनाओं द्वारा ऋण की सुविधा दी गई। इससे इसकी गति में और बढ़ावा हुआ। इसका प्रभाव कृषि संरचना व गांव पर पड़ा। साथ ही संपन्न किसानों ने अन्य व्यापारों में निवेश करना शुरू कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर किसान कस्बों में रहने लग गए। इस समय हम देखते हैं कि नए अभिजात वर्ग बने, जो आर्थिक व राजनीतिक रूप से प्रबल थे। साथ ही साथ ग्रामीण व अर्ध नगरीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का भी विस्तार हुआ। कुछ राज्य जैसे केरल में विकास की एक भिन्न प्रक्रिया हो रही थी। काफी लोग खाड़ी देश में जाने लगे, जिसकी वजह से ग्रामीण परिवेश में काफी बदलाव आया। साथ ही हमने देखा कि भूस्वामियों और किसानों के बीच पुश्तैनी संबंधों में कमी आने लगी, और समृद्ध राज्यों में मजदूरों का प्रवाह या प्रवास होने लगा। तो ये स्वतंत्रता के बाद के परिवर्तन थे। मजदूरों का संचार या सर्कुलेशन। जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि मजदूरों तथा भूस्वामियों के बीच संरक्षण का पारंपरिक संबंध जो था वो कम होने लगा था या टूटने लगा था। और पंजाब जैसे संपन्न क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की मांग या में बढ़ावा हुआ था, जो कि मौसमी पलायन के रूप में उभरा। 1990 के दशक से आई ग्रामीण असमानताओं की वजह से मजदूरों का पलायन भी शुरू हो गया था। जॉन ब्रेमन ने इन्हें फुटलूस लेबर या घुमक्कड़ मजदूर कहा था। इसमें समृद्ध राज्यों में कृषि मजदूरों का पलायन होने लगा, क्योंकि वहां पर पैसा और अधिक रोजगार मिल रहा था। साथ ही क्यों ये इसका दूसरा कारण कृषि का व्यापारीकरण भी था। मजदूरों का यह प्रवाह सूखाग्रस्त तथा कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों से कृषि संपन्न क्षेत्रों तथा महानगरों की तरफ हुआ। मजदूरों के जो ये पलायन था, इसकी वजह से जो क्षेत्र मजदूरों को भेजते थे तथा प्राप्त करने वाले, दोनों ही क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ा। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें अगर, तो क्षेत्र जहां परिवार के पुरुष सदस्य वर्ष का अधिकतर हिस्सा गांव के बाहर काम करने में बिताते थे, वहां कृषि मूल रूप से महिलाओं का कार्य बन गई। महिलाएं भी कृषि मजदूर के मुख्य स्रोत के रूप में उभर रही हैं, जिससे कृषि मजदूरों का महिलाकरण हो गया है। कृषि का भूमंडलीकरण। कृषि का भूमंडलीकरण की प्रक्रिया कृषि फसलों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में शामिल किए जाने की ओर संकेत है। इसमें बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी आने लग गई और उनके द्वारा संविदा खेती शुरू हुई। संविदा खेती क्या है? यह एक वह कृषि है जिसके लिए किसान और जो कंपनी है उसके बीच एक संविदा या कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें फसल के मूल्य और किसान को होने वाले भुगतान आदि सभी आवश्यक तत्वों का उल्लेख होता है।
इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां निश्चित फसल उगाने को कहती हैं किसानों को, तथा किसानों को जानकारी व सुविधाएं दी जाती हैं। इसमें कंपनी और जमीन के जो मालिक हैं वो तय करते हैं कि क्या उगाएंगे, और किसानों को बीज दे दिया जाता है। कंपनी उन्हें भरोसा देती है कि वे अनाज आदि को खरीद लेंगे, जिसका मूल्य पहले से तय होता है। संविदा कृषि जो है वो, उसके लाभ भी हैं और थोड़ी समस्याएं भी हैं। तो इसमें क्या है, किसान कंपनी पर निर्भर हो जाते हैं। खाद व कीटनाशकों के अधिक प्रयोग की वजह से पर्यावरण असुरक्षित हो जाता है। संविदा कृषि यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कुछ लाभ भी हुए। इस संविदा में मूल्य पहले से निर्धारित होता है, अतः इसके उतार चढ़ाव के जोखिम से किसान मुक्त रहता है। किसान को एक बहुत बड़ा बाजार मिल जाता है। खेती का काम बेहतर तरीके से होता है, जिससे किसान को सीखने का अवसर मिलता है। संविदा कृषि से क्रेता कंपनी को यह लाभ होता है कि वह कृषि उत्पाद की उपलब्धता के विषय में अनिश्चित नहीं रह जाती। मतलब उसको श्योरिटी होती है कि उसको ये प्रोडक्ट या उत्पाद मिल जाएगा। आप लोगों ने अक्सर खबरों में किसान आत्महत्या के बारे में सुना होगा, और ये 1990 के करीब के बाद से शुरू हुआ। ये क्यों होता है, किसान इतने बड़े नंबर्स में क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? अक्सर हम देखेंगे आत्महत्या करने वाले जो किसान हैं वो ज़्यादातर सीमांत किसान हैं, जो मूल रूप से हरित क्रांति के तरीकों से उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। कृषि रियायतों में कमी होने के कारण उत्पादन लागत बढ़ गई थी, साथ ही बाजार स्थिर नहीं था। बहुत से किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश हेतु उधार लेते रहे और ऋणी हो गए। खेत न होना, कीमतों में वृद्धि होना, बाजार मूल्य का अभाव और ऋण का बोझ, ये कई कारण थे जिसके कारण किसान जो है वो अपना घर चलाने में असमर्थ हो गए और आत्महत्या करने लग गए। और इसीलिए सरकार ने कई कार्यक्रम जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ग्राम उदय से भारत उदय, सरकार के जो कार्यक्रम हैं इनके द्वारा किसानों के लिए सहायता के मार्ग खोले जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपने भारत के ग्रामीण समाज के बारे में पढ़ा और जाना कि उसमें क्या-क्या परिवर्तन आए हैं। थैंक यू।